ये कहानी है सासा नाम की एक लड़की की जिसके बॉयफ्रेंड की एक माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त मौत हो जाती है। जिसके दुख और गिल्ट को भुलाने के लिए सासा ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक जंगलों में एक एडवेंचर ट्रिप पर निकलती है। लेकिन उसकी ये ट्रिप उसके लिए नाइटमेयर बन जाती है जब उसकी मुलाकात बेन नाम के एक साइको आदमी से होती है जो कि एक कैनिबल हंटर था। वो इंसानों का शिकार करके उन्हें मारता और उनका मांस खाता था। और तब से सासा की ये ट्रिप उसके लिए एक डेडली सर्वाइवल गेम बन गई जहां उसे अब उस साइको से भी अपनी जान बचानी थी और इस जंगल से भी बाहर निकलना था। कहानी की शुरुआत में हम सासा को देखते हैं। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और ये दोनों ही माउंटेन क्लाइंबर थे जो साथ में मिलकर क्लाइंबिंग करते थे। वो दोनों पिछले 3 दिनों से एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे और फिर जब वो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे तो सासा का पैर फिसल जाता है, पर क्योंकि उसने रस्सियों से खुद को बांध रखा था तो वो गिरने से बच जाती है। तब सासा फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर फिर भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और बार बार गिरती रहती है, जिससे सासा परेशान हो जाती है क्योंकि वो हमेशा इसी जगह पर आकर अटक जाती थी। तब उसका बॉयफ्रेंड उन्हें आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अब रात होने वाली थी और तूफान भी आ रहा था। जहां टेंट में टॉमी सासा से कहता है कि उन्हें अब क्लाइंबिंग करना कम करना चाहिए क्योंकि सासा हमेशा जिद में रहती है पहाड़ पर चढ़ने के लिए और एक दिन उसकी ये लापरवाही उन पर बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। उसे सासा की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपना लकी कंपास उसे देकर कहता है मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची। जिसके बाद अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो तूफान खत्म होने के बाद पहाड़ से उतरना शुरू करेंगे। पर अगले दिन भी तूफान थमता नहीं तो ये दोनों तूफान में ही पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। पर ऊपर से बहुत ज्यादा मलबा नीचे गिर रहा था तो टॉमी सासा से कहता है कि हमें नीचे वाले पत्थर पर थोड़ी देर रुककर इंतजार करना चाहिए। तो सासा उस पत्थर के पास पहुंचती है, पर फिर जब टॉमी नीचे आ रहा था तो ऊपर पहाड़ से बहुत सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे जिनमें से एक टॉमी के सिर पर लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब सासा उसकी रस्सी पकड़ती है और उसको उठाने की कोशिश करती है पर टॉमी होश में नहीं आता। और अब यहाँ सासा का हाथ भी रस्सी से छूटता जा रहा था। उसने जिस रस्सी से खुद को पहाड़ पर अटका रखा था वो उन दोनों के वेट को झेल नहीं सकती थी और तभी सासा का हाथ भी रस्सी से छूट जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उस पहाड़ से नीचे गिरकर मारा जाता है, जिससे सासा को बहुत दुख होता है। और फिर लगभग 5 महीने बाद वो अपने इस दुख को भुलाने के लिए एक सोलो ट्रिप करने का फैसला करती है, जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में ट्रैक करने का सोचती है। इसलिए वो वांडर नेशनल पार्क पहुंचती है जहां रिसेप्शन पर उसे बहुत सारे लोगों की मिसिंग फोटो लगी हुई दिखती हैं जो कि इस इलाके में गायब हो चुके थे। इसलिए रेंजर भी उसे अकेले जाने से मना करता है, पर सासा फिर भी वहां जाने का फैसला करती है। जिसके बाद वो ट्रैक और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए एक शॉप पर जाती है जहाँ पर 2 शिकारी उसे छेड़ने लगते हैं जिन्हें सासा इग्नोर कर रही थी, पर फिर वो दोनों उसके करीब आकर उसे परेशान करने लगते हैं। तब यहाँ बेन नाम का आदमी उसकी मदद करता है और वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है, तो वो दोनों उसकी बात तुरंत मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बेन यहाँ पर अपना मीट बेचने के लिए आया था तो सासा उसे थैंक यू बोलती है और वो यहाँ से एक पैकेट मीट ले लेती है। जिसके बाद वो जब यहाँ से जा रही थी तो वो नोटिस करती है कि उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसे मैप में समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना है। तभी उसे पार्किंग में बेन मिलता है तो वो उससे ग्रैंड एल्नरोस जाने का रास्ता पूछती है। तो बेन उसे 2 रास्ते बताता है जिसमें से एक रास्ता ब्लैक स्टोन नाम की जगह से गुजरता था और बेन के अकॉर्डिंग वो जगह बहुत अच्छी है और साथ ही वो उसे ये कहता है कि वहां अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। पर सासा उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वो सब देख लेगी। जिसके बाद सासा रात बिताने के लिए एक झील के पास रुकती है जहां से उसे अगले दिन अपना ट्रैक शुरू करना था। पर रात में यहाँ पर वो 2 गाड़ियां आती हुई देखती है जिनमें वही लोग थे जो दुकान पर उसे छेड़ रहे थे। वो लोग यहाँ कुछ हिरणों को मार कर लाए थे और यहाँ पर वो उनकी खाल उतार रहे थे। साथ ही वो सासा को देखकर उसे उल्टी सीधी बातें कहते हैं। तब सासा अपना सामान गाड़ी में डालकर बैठ जाती है। तब उसके पास उनमें से एक आदमी आता है, पर सासा दरवाजा नहीं खोलती और गाड़ी में ही बैठी रहती है। जिसके बाद जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सासा अपने ट्रैक को शुरू करती है। वो गाड़ी से अपनी बोट और जरूरी सामान लेकर नदी के सहारे बोटिंग करते हुए निकल जाती है। उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था और वो सब कुछ एंजॉय करते हुए जा रही थी। पर जैसे जैसे वो आगे पहुंचती है तो उसे पेड़ों पर बहुत सारे लोगों के गायब होने की फोटोज और उनका सामान लटका हुआ मिलता है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। साथ ही उसे अब डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो इसे इग्नोर करती है और अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करती है। लेकिन अब रात होने वाली थी तो वो एक जगह पर रुककर अपने लिए कैंप लगाती है और फिर अपने गीले सामान को सुखाने के लिए एक पेड़ पर टांग देती है। जिसके बाद वो खाना खाकर सो जाती है। पर अगले दिन जब वो उठती है तो उसे अपना सामान यहाँ पर नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाती है। फिर काफी ढूंढने के बाद जब वो अपने टेंट के पास आती है तो वहाँ पर भी सांप था, जिसे देखकर वो डर जाती है।
और फिर उस सांप के जाने के बाद वो अपने टेंट को समेटकर अपनी बोट से नदी के सहारे आगे बढ़ती है। फिर थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक नदी के किनारे एक बोट नजर आती है, जिसका मतलब था कि कोई और भी यहाँ आया है। तो वो अब यहाँ पर रुककर आसपास देखने लगती है, जहाँ उसे आगे बेन दिखाई देता है, जिसने पास ही में अपना एक लकड़ी का टेंट लगाया था। तब सासा उसे बताती है कि कल रात किसी ने उसका बैग चुरा लिया, जिसमें उसका फोन और खाने पीने का सामान था। बेन उसे कहता है कि इस एरिया में बहुत सारे बंदर हैं, तो हो सकता है कि वही उसका सामान ले गए हों। वो उसे कहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा खाना है, अगर उसे चाहिए तो वो दे सकता है। जिसके बाद वो उसे खाने के लिए एक मछली देता है। तब सासा उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो वो बताता है कि वो ब्रिटेन से है और इस जगह पर वो हफ्ते में 2 बार तो आता ही है। उसकी माँ बचपन में उसे यहाँ लाई थी, तब से उसे ये जगह बहुत पसंद है। फिर जब सासा उसे बताती है कि 2 दिन पहले जो लोग उसे छेड़ रहे थे वो लोग रात को उसकी कैंप वाली जगह पर आए थे, तो तब बेन कहता है कि हाँ मैंने देखा था और तुमने गाड़ी में रहकर अच्छा काम किया। जो बात सुनकर सासा हैरान हो जाती है। उसे उस पर शक होने लगता है कि बेन उसका पीछा कर रहा था। तब बेन उसे कहता है कि वो बस वहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि वो लोग अकेली लड़की को देखकर उस पर हमला न कर दे। वो वहाँ बस उसकी मदद करने के लिए आया था। लेकिन सासा को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है तो सासा को उसके हाथ में अपना ब्रेसलेट दिख जाता है, जिसका मतलब था कि सासा का सामान भी उसी ने चुराया था। तो अब बेन को भी अंदाजा लग जाता है कि सासा सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए वो उसे उसका सामान का बैग वापस दे देता है, पर उसके फ़ोन को अपने पास ही रखता है। जिसके बाद वो अपना क्रॉसबो निकालता है और स्पीकर पर गाने लगाकर कहता है जब तक ये गाना बज रहा है तब तक उसके पास मौका है यहाँ से दूर भागने का। गाना बंद होते ही वो उसका शिकार करना शुरू करेगा। तो अब सासा जल्दी से अपने सामान को लेती है और भागते हुए अपनी बोट में आकर नदी के सहारे यहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है। उधर बेन गाने लगाकर पागलों की तरह नाचने में लगा था और जैसे ही गाना रुकता है तो वो क्रॉसबो लेकर सासा का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं सासा उससे बहुत दूर भागने की कोशिश कर रही थी, पर आगे नदी का बहाव बहुत तेज था, जिस वजह से सासा की बोट पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है और उसकी बोट नदी में बहकर सासा से अलग हो जाती है। तब सासा अपने बैग को लेकर जल्दी से पानी से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो अपनी जैकेट को खोलती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक जगह पर से एक फैमिली की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सासा सोचती है कि वहाँ पर कोई है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो भागकर जल्दी से ऊपर आती है। पर वहाँ पर एक फ़ोन था जिसमें बेन ने एक फैमिली की वीडियो चलाई हुई थी, जिन्हें कि बेन ने ऐसे ही शिकार करके मार दिया था और उसने इस फ़ोन को जानबूझकर यहाँ पर रखा था ताकि इसकी आवाज़ सुनकर सासा यहाँ आए। और जैसे ही वो आती है तो वो क्रॉसबो से उस पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए सासा यहाँ से भागने लगती है, पर बेन उसे एक तीर मारकर नीचे नदी में गिरा देता है। और फिर सासा उस नदी से बहते हुए एक केव वाली जगह पर पहुँचती है, जहाँ वो उस पानी से बाहर निकलती है और उस फोन को चेक करती है तो वो टूट चुका था। उसे अपने बैग में पेपर स्प्रे और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिलता है, जिन्हें खाकर वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। पर चारों तरफ वो बड़े बड़े केव से घिरी हुई थी, इसलिए वो क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ने लगती है। पर ऊपर बेन उसे ढूंढ रहा था, जिसे देखकर सासा इस चट्टान के नीचे छुप जाती है। बेन उसे देखने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिलती, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सासा क्लाइंबिंग करके ऊपर आती है और अपने बाइनोक्यूलर्स से बेन को देखने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर बेन गाने बजाते हुए नंगा होकर नहा रहा था और उससे थोड़ी दूर उसकी नाव थी। तो अब सासा नदी के अंदर ही अंदर तैरते हुए उसकी नाव तक पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो उसका पैर एक ट्रैप पर फंस जाता है, जिसे कि बेन ने लगाया था। तब सासा की आवाज़ सुनकर बेन जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और उसे चैन से घसीटने लगता है। फिर जब वो उसके पास आता है तो सासा तुरंत उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मार देती है। तो तब बेन जल्दी से पानी में जाकर अपने मुंह को धोने लगता है। मौका देखकर सासा उस चैन को खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती। तभी बेन भी पानी से बाहर निकलकर उससे लड़ने लगता है। तब सासा फिर से उस पर पेपर स्प्रे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बेन इस बार उसे क्रॉसबो दिखाकर रोक लेता है। जिसके बाद वो उसे एक पेड़ से बांध देता है, जहाँ सासा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो बेन बताता है कि ये शिकारियों का एक रस्म है। जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती कुछ फल खिलाता है और फिर अगले दिन वो सासा को अपने साथ बोट में कहीं ले जाने लगता है। जहाँ जाते वक्त बेन बताता है कि उसने रेंजर ऑफिस में सासा के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड टॉमी क्लाइंबिंग करते वक्त मारा गया, पर वो तो क्लाइंबिंग में माहिर था, इसलिए उसे लगता है कि सासा ने ही अपने बॉयफ्रेंड को मारा है। तभी मौका देखकर सासा बोट से एक रॉड निकालने की कोशिश करती है, पर बेन को इस बात का पता लग जाता है, इसलिए वो जल्दी से सासा को पानी में फेंक देता है और उसकी रस्सी को अपनी बोट से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे नदी के सहारे घसीटते हुए ले जाता है।
जहाँ काफ़ी दूर पहुँचने पर ये दोनों एक केव के पास पहुँचते हैं। तब बेन उसे अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ पर पता चलता है कि वो जो मीट बेचता है वो इन्हीं इंसानों का था, जो देखकर सासा बहुत डर जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर बेन उसे पकड़कर बेड पे ले जाता है जहाँ पर बेन की अपनी माँ के साथ फोटो थी। तब वो यहाँ अपने नकली दांत निकालकर असली दांत दिखाता है जो कि बहुत नुकीले थे, जिनसे वो सासा के हाथ को काटने की कोशिश करता है। पर फिर वो सोचता है कि पहले वो नमक वाला पानी बनाएगा ताकि जब वो सासा को मारे तो वो उसकी बॉडी को लंबे समय तक रख पाए। तब सासा उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। बेन बताता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को मारकर खा लिया ताकि वो हमेशा उसके अंदर रहे। उसे लगता था कि इंसानों को मारकर खाने के बाद उनकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है, इसलिए वो सासा के भी गले लगकर कहता है, मैं तुम्हें भी हमेशा अपने अंदर रखूंगा। तब सासा मौका देखकर उसके कान को काट लेती है और उस चेन से अपनी रस्सी को निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भाग रही थी तो बेन उसकी रस्सी खींच लेता है। तब सासा उससे लड़ने लगती है और लड़ते हुए वो यहाँ झरने से नीचे गिर जाती है। ये देखकर बेन भी नीचे कूद जाता है और वो सासा की रस्सी को अपने साथ बांध लेता है, जिसके बाद ये दोनों उस तेज नदी के बहाव में बहने लगते हैं। पर बहते बहते बेन का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब सासा एक बहुत बड़े झरने से बेन के साथ नीचे गिरती है जहां अब इनकी रस्सी पानी में फंस चुकी थी। तो सासा जल्दी से बेन के पास जाती है और उस रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुल पाती, इसलिए उसे बेन को भी अपने साथ किनारे पर लाना होता है, जहां लाकर वो रस्सी को एक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी बेन होश में आने लगता है, जो देखकर सासा बेन को पानी में डुबाने की कोशिश करती है। पर बेन के पास ताकत ज्यादा थी तो वो सासा से लड़ने लगता है और वो गुस्से में सासा को जान से मारने के लिए उसकी गर्दन दबाता है। पर जब वो देखता है कि सासा मरने ही वाली है तो वो उसे छोड़ देता है, लेकिन सासा उसके साथ फिर भी लड़ती है और एक पत्थर से उसके पाँव पर मार देती है। तब बेन लात मारकर सासा की नाक तोड़ देता है और फिर जब वो अपने पैर को देखता है तो अब उसका पैर टूट चुका था। वो दर्द में जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ बेन अब चाकू निकालकर सोया था क्योंकि उसे डर था कि सासा उसे मार न दे। लेकिन फिर भी वो उसकी रस्सी को अपने से अलग नहीं करता। वहीं सासा को भी दर्द में अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसे उस दिन पहाड़ी चढ़ने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही वो बेन को बताती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड गिरा तो वो भी उसके साथ गिरने वाली थी, इसलिए उसको उसकी रस्सी छोड़नी पड़ी। और उसे एहसास होता है कि शायद वो उस वक्त जिंदा था, इसलिए उसे इस बात का हमेशा दुख होता है। जिसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो सासा देखती है कि बेन का पाँव सड़ने लगा है, इसलिए वो जंगल के रास्ते यहाँ से निकलने के लिए कहती है। तो बेन बताता है कि जंगल के रास्ते गए तो पहुँचने में 12 दिन लगेंगे। तो अब सासा मिलकर उससे पहाड़ ऊपर चढ़ने के लिए कहती है, जिससे वो इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और फिर बेन अपना पाँव ठीक भी करा पाएगा। लेकिन बेन को डर था कि सासा उसे ऊपर ले जाने के बहाने ऊपर ही पहुँचा देगी, इसलिए वो उसे कहता है कि वो नहीं आएगा और ना ही उसे यहाँ से जाने देगा। तब सासा उसे कहती है अगर वो यहीं इसी तरह फंसा रहा तो उसके पाँव में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो यहीं मर जाएगा। तो अब बेन उसकी बात मान जाता है और उसे क्लाइंबिंग करने के लिए हार्नेस दे देता है और फिर उसे कहता है कि वो ऊपर पहुँचने के बाद उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन अगर उसने आधे रास्ते में पहुँच उसे गिराने की कोशिश की तो वो उसे भी अपने साथ नीचे गिरा देगा। उसके बाद वो उसके हाथ को खोल देता है पर एक रस्सी से उसके हार्नेस को अपने से बांध लेता है और फिर सासा उसके पाँव को रस्सी से बांधकर सहारा देती है और फिर उसे खींचते हुए चढ़ाई करना शुरू करती है। और फिर काफ़ी ऊपर पहुंचने पर वो उस हार्नेस को निकालने की कोशिश करती है, पर नीचे बेन उसे देख लेता है और वो रस्सी खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। तब सासा उसे कहते हैं कि वो बस अपने हार्नेस को ठीक कर रही थी, जिसके बाद सासा फिर से ऊपर चढ़ती है और फिर जब बेन उसे नहीं देख पा रहा था तो वो बेन की रस्सी को पास ही के एक पेड़ से बांध देती है और उस पर लगे हार्नेस को निकालने लगती है। बेन जब ये देखता है तो वो उस रस्सी को खींचने लगता है, पर वो रस्सी हार्नेस के साथ ही खुलकर नीचे गिर जाती है। तब सासा बेन की रस्सी को उस पेड़ से खोल देती है और बेन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद अब सासा ऊपर चढ़ना शुरू करती है और अपने क्लाइंबिंग स्किल की मदद से वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो राहत की सांस लेती है। और फिर यहाँ से घंटों पैदल चलने के बाद वो रोड तक पहुँचती है, जहाँ उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। तो सासा उनसे मदद लेती है और अपनी गाड़ी तक पहुँचती है। जिसके बाद वो अगले दिन रेंजर को उन सभी मिसिंग हुए लोगों के बारे में बताती है कि वो लोग मर चुके हैं और उनकी लाशें एक साइको आदमी ने जंगल के बीच अपनी गुफा में रखी है। और फिर पुलिस उन सभी लाशों को बरामद करती है। अब इस सब के बाद सासा एक समुद्र के किनारे जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करके उसका लकी कंपास उस समुद्र में फेंक देती है। और यहीं पर कहानी दी एंड।